Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again to another lecture of CA Inter Audit May 2024 and onwards। जब भी जैसा भी जिसका भी आपका अटेम्प्ट है, इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। ये डेमो लेक्चर नंबर 8 होगा उन बच्चों के लिए जो इन क्लासेस को यूट्यूब पे देख रहे हैं, और जिन बच्चों ने बाय कर लिए हैं ये लेक्चर्स, उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 8। एनीवेज ये लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्लास से पहले जो हमने लेक्चर नंबर 7 लिया था, उस पर्टिकुलर लेक्चर से हमने सीए इंटर ऑडिट के सिलेबस को शुरू किया था। और सिलेबस की स्टार्टिंग हमने कौन से चैप्टर से करी है? चैप्टर नंबर 11, जो आपके ऑडिट के सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है, बट ऑडिट के फ्लो में वो सबसे आपका पहला चैप्टर आता है। मैंने आपको ये रीजन भी बताया है कि सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 11 क्यों कवर करना चाहिए, राइट। उससे पहले हमने 5 क्लासेस आपकी ऑडिट के फाउंडेशन को बिल्ड करने में लगाई हैं, एंड दोज क्लासेस आर गोइंग टू प्रूव अ ब्लिस टू यू। अगर आपने उन क्लासेस को ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है, समझा है, जब आप अपने ऑडिट के सिलेबस को कवर करोगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्योंकि वो ऑडिट की फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मतलब कोई भी बच्चा उनको देख सकता है। भले आप बैच को बाय करो या ना करो, खुद से भी अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो वो क्लासेस आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल साबित होंगी अगर आपने उन क्लासेस को देखा है। रीजन बीइंग, मैंने वहां पे ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आपके लिए इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए। जो भी आपके ऑडिट में बार बार जो वर्ड्स यूज होते हैं, उन वर्ड्स को हमने एडवांस में डिस्कस किया है, इन डिटेल उनको डिस्कस किया है, ताकि जब वो वर्ड्स आपके सिलेबस के अंदर आए, आपको पहले से उन शब्दों के बारे में पता हो, राइट। और इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि ऑडिट बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है सबके लिए, इंटर वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, और आपको ABCD भी नहीं आती है इस सब्जेक्ट की। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you know the ABCD of this subject before starting with the subject, और इस वजह से मैंने वो फाउंडेशन क्लासेस ली थी, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 7 से हमने आपके सिलेबस को शुरू किया, और सिलेबस में जो हमने कवर किया है अभी तक, वो क्या कवर किया है? आपका चैप्टर नंबर 11 हमने आपके सिलेबस में कवर किया है, ठीक है। फटाफट एज यूजुअल सबसे पहले मैं आपको एजेंडा बता देती हूँ, आज की क्लास का एजेंडा क्या होगा, क्या हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हमने अभी तक पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में, वो सारे टॉपिक का एक बार फटाफट ओवरव्यू हम लेंगे, ताकि अगर आप भूल गए हो, आपके दिमाग से स्किप हो गया है, आपको वो सारी चीजें दोबारा से याद आ जाए, राइट। उसके साथ साथ मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगी आज की क्लास में, वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का टॉपिक, ठीक है। ये चीज क्या है मैंने आपको ये वर्ड ग्लोसरी में ही बताया था, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने इस चीज को कैसे डिफाइन किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इसको यहाँ पे सीखेंगे। इसके साथ साथ जब हम आपका एसे नंबर 200 कवर करेंगे, दैट इज एसे नंबर 200, वहां पे भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दोबारा से आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को इस चैप्टर में डाला है, तो हम भी यहाँ पे इसको कवर करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एसे नंबर 210, दैट इज ये आपके सिलेबस का पहला स्टैंडर्ड है जो हम शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में, और हमारी कोशिश होगी कि ये स्टैंडर्ड आपका इस क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो अगर इस क्लास में कंप्लीट होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, राइट। हमें किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, इंटर का सिलेबस बहुत ही कम है, आप इजीली इसको मई से पहले, मई मतलब आप इसको इजीली दिसंबर से पहले खत्म कर जाओगे। तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है, चीजों को समझते जाना है, ओके। मैं आपको बता चुकी हूं, आपको रेगुलर बुक मिलेगी, आपको चार्ट बुक मिलेगी, उसके साथ साथ आपको PDF मिलेगा क्वेश्चनियर का, राइट। उसके साथ साथ मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, अगर ये फुलफिल हुआ क्या, कि आपको क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चनियर है उनकी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाए। ये अभी श्योरिटी नहीं है, इसका मैं अलग से पूरा एक बैच बनाने का सोच रही हूं। तो जब भी आपके एग्जाम से पहले अगर ये बैच बना और आपने रेगुलर क्लासेस बाय करी है, तो आपको ये बैच भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं। ऑडिट आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा, सिर्फ इंटर लेवल पे ही नहीं बल्कि फाइनल लेवल पे भी, स्पेशली फाइनल लेवल पे, क्योंकि फाइनल लेवल पे आपका जो ऑडिट है
वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टैंडर्ड को बहुत बहुत ध्यान से सुनते जाओ, आप इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से सुनते जाओ, राइट। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट करें आप मुझे दोबारा से थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दो कि हमने क्या पढ़ा था अपनी लेक्चर नंबर 7 में। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? तो लास्ट की क्लास में मैंने आपको शुरू करवाया था चैप्टर नंबर 11 और इस चैप्टर का नाम क्या था? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। और इस एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हमने पहला टॉपिक क्या उठाया था? ये उठाया था हमने एथिक्स। और मैंने आपको बताया था कि एथिक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी साइंस जो एक ह्यूमन के मोरल बिहेवियर को गाइड करती है उसे कहा जाता है एथिक्स। मतलब किसी इंसान को किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट इज नोन एज एथिक्स। मैंने आपको ये भी बताया कि इस ऑडिट के इस सब्जेक्ट में हमें एथिक्स से मतलब नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट हमें क्या सिखाना चाहता है? प्रोफेशनल एथिक्स। और मैंने आपको यह भी बताया कि सीए इंटर लेवल पे प्रोफेशनल एथिक्स का सिर्फ एक ही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और वो है आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। मतलब प्रिंसिपल ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो आपके कोड ऑफ एथिक्स ने दिए हैं, राइट। उसके साथ साथ एक और चीज मैंने आपको बताई जो आपको पढ़नी है, दैट इज इंडिपेंडेंस। और लास्ट क्लास में हमने इन्हीं प्रिंसिपल को पढ़ा और इंडिपेंडेंस को समझा। फटाफट आप मुझे सबसे पहले मतलब बताओ कि प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है। सो प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब भी एक एथिक ही होता है। ये एक ऐसी साइंस है जो एक प्रोफेशनल के बिहेवियर को गाइड करती है। जब आप सीए बन जाओगे तो जब आपके नाम के सामने सीए वर्ड ऐड हो जाएगा तो आपका इंस्टीट्यूट चाहता है कि जब भी तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपने आप को बाहर रखो तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है, ये आपका इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल एथिक्स में आपको सिखाता है। तो प्रोफेशनल एथिक्स भी आपके बिहेवियर को गाइड करती है, बट कौन से बिहेवियर को गाइड करती है? ये आपके प्रोफेशनल बिहेवियर को गाइड करती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो भी आपके प्रोफेशनल एथिक्स की गाइड हैं उसको फॉलो करने के आपके पास कितने अप्रोच होते हैं? 2 अप्रोच होते हैं। एक आप कहते हो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। कौन सा अप्रोच? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। और दूसरा अप्रोच हमने क्या सीखा? रूल बेस्ड अप्रोच। कौन सा अप्रोच सीखा था? रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि जो भी रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल एथिक्स आपके ऊपर लगाता है उसको आप लेटर में भी फॉलो करो और उसको आप स्प्रिट से भी फॉलो करो। मतलब जिस इंटेंशन से आपके इंस्टीट्यूट ने ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स लगाई हैं, बनाई है, उसी इंटेंशन को पकड़ते हुए आपको इन रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। वेयर एज रूल बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है कि आपको सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है, आपको सिर्फ लेटर में इन एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाइंस करना है। और हमने लास्ट में ये भी पढ़ा कि आपका इंस्टीट्यूट आपको क्या कहता है कि आपको प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना है व्हाइल डूइंग द कंप्लाइंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब मुझे फटाफट ये भी बता दो कि आपकी जो टोटल एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपकी टोटल हैं, मतलब कौन कौन सी आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स अभी तक आती हैं, ठीक है। तो टोटल एथिकल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है आपकी? 5 मैंने आपको बताई। नंबर 1, पहला प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या था कि जो भी आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा, मतलब चाहे वो सीए सर्विस में हो, चाहे वो जॉब में हो, वो कैसा होना चाहिए? वो ऑनेस्ट बंदा होना चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होना चाहिए, वो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो अपने आप को किसी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं करेगा जिस रिपोर्ट के अंदर उसको पता है कि इंफॉर्मेशन गलत है, राइट। ये हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी में बताया। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? दूसरा प्रिंसिपल क्या होगा एथिकल रिक्वायरमेंट का? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अनबाइज्ड होना। मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल अकाउंटेंट होगा वो कैसा बंदा होना चाहिए? वो अनबाइज्ड होना चाहिए। जब भी आप सीए बन जाओगे, सीए बनने के बाद जब आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करोगे तो आप बाइज्ड रह के काम नहीं कर सकते, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आपको कहता है, राइट। तीसरा प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया? तीसरा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ, फटाफट बताओ, ड्यू केयर एंड
सबसे पहले क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्यू केयर। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। कॉम्पिटेंस का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा उसके पास रेलिवेंट एक्सपर्टीज होनी चाहिए, रेलिवेंट नॉलेज होनी चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार तुम सीए बन जाओगे, जो भी नॉलेज तुमने एक्वायर कर ली उसको तुम कभी भी अपडेट नहीं करोगे। इंस्टीट्यूट कहता है कि तुम्हें टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करना है। तुम जब भी काम करोगे तुम्हें उस नॉलेज को अप्लाई करना है, अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज को अप्लाई करना है। इसी को कहा जाता है कॉम्पिटेंस। ड्यू केयर का मतलब होता है डिलीजेंस को अप्लाई करना। डिलीजेंस मतलब कि जब भी तुम काम करोगे तो तुम्हें बहुत केयर के साथ काम करना है, सावधान रह के काम करना है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करते हुए काम करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करते हुए काम करना है। ये जो वर्ड है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसको आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। फिर मैंने आपको एक और प्रिंसिपल बताया, क्या, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कौन सा प्रिंसिपल था ये, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब भी तुम ऑडिट कर रहे होगे या फिर अगर तुम ऑडिट नहीं कर रहे हो, सीए बनने के बाद तुम कभी भी किसी भी जॉब में गए, उस टाइम पे जब तुम अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे होगे या अगर तुम प्रैक्टिस में गए तो ऑडिट करोगे, तो तुम्हारे पास तुम्हारे एम्प्लॉयर की बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो गुप्त है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को नहीं पता है। तो तुम्हारे जो क्लाइंट है उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कहता है कि ये इंफॉर्मेशन तुम्हें कॉन्फिडेंशियल ही रखनी है। भले ही तुम्हें अपने क्लाइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता लग जाए, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो बाहर किसी को नहीं पता, तुम्हें उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज मतलब बताना नहीं है। किसको नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। दो इसके एक्सेप्शन है, दो सिचुएशन में तुम इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। नंबर 1, अगर तुम्हारा क्लाइंट इसकी परमिशन देता है। नंबर 2, अगर कोई लॉ या रेगुलेशन तुमसे बोलता है, कोई रेगुलेशन, कोई कानून तुमसे कहता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दो, उस केस में डिस्क्लोजर दे सकते हो, अदरवाइज डिस्क्लोजर इज नॉट अलाउड, राइट। उसके बाद अगला प्रिंसिपल हमने कौन सा डिस्कस किया था, अगला प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था प्रोफेशनल बिहेवियर का। कौन सा प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, प्रोफेशनल बिहेवियर का। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका ऑडिटर होगा या जो भी आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा, जिस भी एरिया में काम करेगा, उसको बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर को यूज करते हुए काम करना है। काम करते वक्त अगर उसको लगता है कि कोई भी ऐसा मैटर अराइज हो रहा है जिसकी वजह से इनएथिकल रिक्वायरमेंट्स का नॉन कंप्लायंस हो सकता है, तो उसको ऐसे काम को नहीं एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर मैं आपकी बुक में से आकर दोबारा से आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊं तो ये चीज़ें कौन कौन सी थी, ये चीज़ें थी ये जो हमने कल आपके चैप्टर में देखी थी कि आपका एथिक्स का मतलब क्या होता है, राइट। दो अप्रोच होते हैं प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करने के। फिर मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, 5 प्रिंसिपल है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, फिफ्थ इज प्रोफेशनल बिहेवियर, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक से रूबरू कराया और वो टॉपिक क्या था, इंडिपेंडेंस का था। मैंने क्या बताया आपको, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब भी आपका ऑडिटर ऑडिट करेगा, चेकिंग करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, वो आजाद होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंस का मतलब क्या, कि जो भी उसके डिसीजंस हैं, उसके डिसीजंस है, उसकी जजमेंट है, किसकी जजमेंट, किसके डिसीजन, आपके ऑडिटर के डिसीजंस, आपके ऑडिटर की जजमेंट, वो किसी भी और पर्सन के ओपिनियन से सब ऑर्डिनेट नहीं हो सकती, सब ऑर्डिनेट नहीं हो सकती। मतलब आपके ऑडिटर का जजमेंट उसका खुद की जजमेंट होनी चाहिए, किसी और थर्ड पर्सन कौन हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है जिसने आपके ऑडिटर को अपॉइंट किया है, या कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपके ऑडिटर का जजमेंट, उसकी डिसीजंस, उसका ओपिनियन शुड नॉट बी सब ऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ उसका क्लाइंट या भी थर्ड पर्सन। अगर उसके ओपिनियन, उसके जजमेंट को कोई और
प्रेशराइज नहीं कर रहा है, कोई और सबऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया कि ऑडिटर आपका इंडिपेंडेंट दो चीजों से होना चाहिए, वो अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंट हो और उसका माइंड भी आपका क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैंने आपको आपका खुद का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर में क्या बोला जा सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप बोलोगे हाँ मैं अपने खुद के सारे डिसीजन खुद ही ले लेता हूं, तो हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो मैंने बोला कि क्या आप अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट हो कि आपका दिमाग भी इंडिपेंडेंट है? तो आपने मुझे बोला कि मैं अपीयरेंस में तो इंडिपेंडेंट हूं पर मेरा दिमाग इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं जब भी मैं डिसीजन लेता हूं तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनल प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से भले ही मैं अपीयरेंस में देखने में मेरे पास अथॉरिटी दी गई है कि तेरा जो मन चाहे तू कर ले, लेकिन जब भी मैं कोई डिसीजन लेता हूं मेरे ऊपर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक इमोशनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट होके काम ही नहीं कर पाता। तो इसका मतलब आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो देखने में तो आप आजाद हो पर आपका सोच आजाद नहीं है। आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि जो भी आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा, जो आपका ऑडिटर होगा, वो अपीयरेंस में भी आजाद हो कि अगर कोई एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन खड़ा होकर दूर से देखे तो उसको आप आजाद नजर आने चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो माइंड है वो भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो आपकी इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस आपकी माइंड की भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। वो क्वेश्चन क्या था कि इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत सारे थ्रेट हो सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती हैं जहां पे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। यहां पे मैंने आपको 5 थ्रेट सिखाए। कितने थ्रेट हमने डिस्कस करे? 5। नंबर 1 क्या बोला था मैंने आपको? थ्रेट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये थ्रेट कब अराइज होता है? जब आपके ऑडिटर का अपने क्लाइंट के अंदर किस टाइप का इंटरेस्ट होता है, उसका अपने क्लाइंट के अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, तो अब उसके ऊपर कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा थ्रेट मैंने आपको क्या बताया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। दूसरा थ्रेट क्या बताया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब अराइज होगा? जहां पे आपका मेकर ही चेकर है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले भी आप और चेक करने वाले भी आप। तो अगर आप खुद ही अपनी आंसर शीट चेक करोगे तो क्या कभी आप अपनी गलतियां निकालोगे? आंसर इज नो। इन द सेम वे जहां पे आपका ऑडिटर आपकी मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है या ऐसी किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जिस प्रोसेसिंग की चेकिंग करने के लिए उसे अपॉइंट किया जा रहा है, तो जहां पे आपका मेकर और चेकर सेम है वहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है। उसके साथ साथ एक थ्रेट होता है आपका फेमिलियरिटी थ्रेट। ये थ्रेट क्या होता है? जहां पे आपके ऑडिटर और आपके क्लाइंट के बीच में एक रिश्ता बन जाता है फेमिलियरिटी की वजह से। मतलब हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपका क्लाइंट है या फिर आप बहुत लंबे टाइम से किसी एक ही क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो, तो आपकी उस क्लाइंट के साथ एक जान पहचान बन जाती है जिसकी वजह से एक थ्रेट राइज होता है जिसको कहते हो आप फेमिलियरिटी थ्रेट। उसके बाद अगला थ्रेट क्या आता है? दैट इज योर इंटिमिडेशन थ्रेट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्लाइंट है वो इस पोजीशन में है कि वो आपको डोमिनेट कर सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और रिलायंस कंपनी आपके पास आती है कि मेरी ऑडिट कर दो। अब रिलायंस कंपनी के पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई गलती पता लगती है और आप रिलायंस कंपनी को जाके बोलते हो कि देखो ये तुमने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किया है ना, ये जो पॉलिसी यूज करी है ना, ये पॉलिसी गलत है, आपको डेप्रिसिएशन ऐसे नहीं लगानी चाहिए, आपको एसएलएम फॉलो करके डेप्रिसिएशन नहीं लगानी चाहिए, आपको डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए। रिलायंस कंपनी आपको बोलती पागल है क्या, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, इतने सालों से मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हूँ, तुम अभी सीए बने और अभी आके मुझे सिखा रहे हो कि तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनानी चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो आपका क्लाइंट है वो आपको डोमिनेट करने की पोजीशन में है, जिसकी वजह से एक थ्रेट अराइज होता है जिसको कहते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट। ओके, उसके बाद अगला थ्रेट कौन सा मैंने आपको बताया? दैट इज एडवोकेसी थ्रेट। यहां पे जब आपका
जो ऑडिटर होता है वो अपने क्लाइंट को इस हद तक प्रमोट कर जाए, इतनी तारीफें कर जाए कि वो बायस हो जाए, उसको कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। मतलब आपका जो ऑडिटर है वो क्लाइंट की एडवोकेसी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये सारे आपके थ्रेट थे। फिर मैंने आपको बताया कि सेफगार्ड भी अवेलेबल हैं। सेफगार्ड क्या अवेलेबल हैं कि आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि जहाँ पे भी थ्रेट हैं, मतलब आपके पास कोई भी क्लाइंट आया तो सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहा है। मैंने आपको बताई वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ड्यू केयर, कंपिटेंस, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें क्या वो फॉलो कर रहा है। क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर पाओगे? आप कहते हो हाँ मैं कंप्लाई कर पाऊंगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट कहता है कि क्या आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे ऑडिट के दौरान, और आपकी इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए, माइंड की भी होनी चाहिए। आप कहते हो कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट भी रह पाऊंगा। तो इंस्टीट्यूट कहता है ये देखो, ऑडिट को एक्सेप्टेंस देने से पहले या फिर एक्सेप्टेंस दे दी है उसके बाद भी क्या कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है तुम्हारे इंडिपेंडेंस पे? मतलब क्या कोई ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से तुम्हारे इंडिपेंडेंस के ऊपर एक डर अराइज हो सकता है, एक थ्रेट अराइज हो सकता है? तुम कहते हो हाँ एग्जिस्ट करता है। तो इंस्टीट्यूट कहता है सबसे पहले तुम इस थ्रेट को क्या करोगे? इस थ्रेट को मिटिगेट करोगे, खत्म करोगे, रिड्यूस करोगे। अगर तुम इसको खत्म नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा टू अ एक्सेप्टेबली लो लेवल। नहीं तो तुम्हें ऐसी एंगेजमेंट को, ऐसे काम को हाँ नहीं बोलनी है, एक्सेप्टेंस नहीं देनी है। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी है। इसकी चार्ट की रिवीजन जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। यहाँ तक आई वुड लाइक टू बिलीव आपको इस सारे के सारे टॉपिक क्लियर हैं और याद भी हो रहे होंगे, राइट? अब जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज की हम आपकी क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दैट इज, मेरे साथ बोलो ये वर्ड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या है ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट कहता है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहता है, बल्कि ऐसे नंबर 200 जब हम पढ़ेंगे इसने भी इस बात को बोला, क्या कि तुम कौन हो? ऑडिटर हो। तुम क्या हो? तुम ऑडिटर हो। तुम बोलोगे हम ऑडिटर नहीं हैं तो तुम बनने वाले ऑडिटर हो। तो इंस्टीट्यूट कहता है देखो, तुम जब भी ऑडिट करने जाओगे, जब भी क्या करने जाओगे? ऑडिट करने जाओगे। ऑडिट का मतलब क्या? जब भी तुम चेकिंग करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है, जब भी तुम ऑडिट करने जाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करने जाओगे, उस टाइम पे तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। तुम्हें क्या मेंटेन करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। ये क्या भला है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या हुआ? तुम्हें मतलब क्या? ऑडिटर को हमेशा सावधान रहना है, बिल्कुल अलर्ट। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस अगर ऑडिट करते वक्त तुम्हारे सामने आता है, कैसी सिचुएशन, कैसा सर्कमस्टांस? ऐसी सिचुएशन, ऐसा सर्कमस्टांस जो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डाउट पैदा कर दे। क्या पैदा कर दे? एक डाउट पैदा कर दे। किस चीज को लेकर? एक डाउट पैदा कर दे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है ना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां हो सकती हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां हो सकती है। मतलब तुम ऑडिट कर रहे हो, नॉर्मली ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ गया जिससे तुम्हारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर अगर कोई डाउट आ रहा है, किस चीज का डाउट? कि जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो उनके अंदर गलतियां हो सकती है। तो इंस्टीट्यूट कहता है, बल्कि सही वे में बोलूं तो आपका ऐसे नंबर 200 इस बात को बोलता है कि तुम्हें सावधान हो जाना है, तुम्हें अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तुम्हें अगर ऐसी कोई सिचुएशन लग रही है कि तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है, अभी सिचुएशन सुनो क्या हो सकती है। मान लो तुमने बोला मैं सेल्स की चेकिंग कर रहा हूं, ठीक है,
तुम किसी भी एंटिटी में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करते हो, उनकी ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करते हो। ट्रांजैक्शन किसी भी एंटिटी के अंदर किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? खर्चे की ट्रांजैक्शन होगी, एक्सपेंस की, इनकम की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, एसेट की और लाइबिलिटी की। 4 मेजर ही हेड होते हैं तुम्हारे अकाउंट्स के, ठीक है। मान लो तुम सेल्स की चेकिंग कर रहे हो रिलायंस कंपनी की, ठीक है। तुमने बोला कि लाओ अपने वाउचर ले आओ। वाउचर मतलब अरे तुमने सेल्स करी है तो बिल बनाया होगा ना, बिल तो बनाया होगा। तुमने बोला हाँ बिल बनाया है, तो कहते हैं ले आओ जाओ बिल, ठीक है। अब ये तुम्हारा फिजिकल बिल भी हो सकते हैं, और आजकल तो तुम्हारा सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है, तो उसके अंदर भी हो सकते हैं। तो ठीक है, रिलायंस कंपनी ले आई बिल, तुमने देखा बिल नंबर 1 है, बिल नंबर 2 है, 3 है। बिल के भी नंबर्स होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। 5 है, 6 है। सडनली तुम्हें एक बिल नंबर 7 बीच में दिखाई नहीं दिया, फटा हुआ कुछ चीज वहां पे दिखाई दी। 8 है, 9 है। तो जब तुम्हें ये बिल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 टाइप के ऑडिटर होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो इस टाइप का ऑडिटर होगा जो इस चीज को इग्नोर करेगा, कहेगा यार चल कोई नहीं, बिल नहीं है तो अगला देखना, अगला चेक कर लेता हूं। दूसरा ऑडिटर क्या बोलेगा, कहाँ है ये बिल? रिलायंस कंपनी को पूछेगा कि कहाँ है ये बिल, बिल नंबर 7 क्यों नहीं है यहाँ पे? ये क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके ऑडिटर के दिमाग में एक डाउट डाल रही है कि ये बिल नंबर 7 क्यों नहीं है। जैसे ही उसको एक इनवॉइस मिसिंग मिला, उसने फटाफट क्या किया, उसने आपकी मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट मतलब क्या, उन लोगों से जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, आपकी रिलायंस कंपनी के लोगों से क्या करना शुरू कर दिया। यहां पे भी चेकिंग किसकी हो रही है? सेल्स की। तो इसका हेड क्या होगा? सेल्स का हेड। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। क्या? कहां है ये बिल? वेयर? क्यों मिसिंग है ये बिल? वाई? कैसे मिसिंग हो गया? हाउ? मुझे एक्सप्लेनेशन दो। वो आगे नहीं बढ़ा। ये आपका फर्स्ट टाइप का ऑडिटर है। दूसरे टाइप का ऑडिटर क्या है? चलो निकलो यार, कोई बात नहीं, अगला। इंस्टीट्यूट कहता है तुम्हें इस टाइप का ऑडिटर बनना है, तुम्हें अलर्ट रहना है उन सिचुएशन को लेकर जो तुम्हारे मन में डाउट अराइज कर सकती है। तुम्हें अलर्ट हो जाना है, तुम्हें मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। व्हाट, व्हाई, हाउ, कैसे हो गया ये, कहां है ये बिल, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें मैनेजमेंट से पूछने हैं। इसी चीज को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बीइंग अलर्ट टू दोज सिचुएशंस, बीइंग अलर्ट टू दोज सर्कमस्टांसेस जो इंडिकेशन हो सकती हैं, जो डाउट डाल सकती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां हो सकती हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं, चाहे वो एरर की वजह से हो, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो। तो उस अलर्ट होने को, अलर्ट होना एक एटीट्यूड है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी एक एटीट्यूड है तुम्हारा, कि तुम्हें अलर्ट रह के ऑडिट करनी है उन सिचुएशन को लेकर, उन सर्कमस्टांसेस को लेकर जो डाउट डाल सकती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो सकती हैं। तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। जब भी तुम ऑडिट करोगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करते हुए ही ऑडिट करनी है। दिस इज व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज अबाउट। अब क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, किस किस सिचुएशन में। आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट कहता है कि मान लो तुम चेकिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम चेकिंग कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर असर्शन के ऊपर। ये असर्शन क्या है? मैंने आपको फाउंडेशन क्लासेस में ही बताया था कि मैं टेक्निकल वर्ड्स को यूज करूंगी जब भी मैं एग्जांपल भी दूंगी तो, ठीक है। और मैंने आपको फाउंडेशन क्लासेस में ग्लोसरी में बताया था कि असर्शन का मतलब क्या होता है। असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशंस बाय योर मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन बाय योर मैनेजमेंट। जो बातें आपकी मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कही हैं उसको कहा जाता है असर्शन। मतलब मैनेजमेंट कहती है मेरा इतना रेवेन्यू, ये असर्शन है। मैनेजमेंट कहती है मेरे पास इतने की लैंड है, ये क्या है? असर्शन है। मैनेजमेंट कहती है मेरे इतने के क्रेडिटर्स हैं, ये क्या है? असर्शन है। मैनेजमेंट जो क्लेम करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैनेजमेंट जो क्लेम करती है कि उसका प्रॉफिट इतना, उसका रेंट का खर्चा इतना, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपनी बैलेंस शीट में, वो क्या होता है? असर्शन। और आपके ऑडिटर का काम क्या है? इन्हीं असर्शन के ऊपर अश्योरेंस लेना, इन्हीं असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेना, ठीक है।
तो अगर आप मान लो चेकिंग कर रहे हो आपकी अजर्शन की, ठीक है, इनके ऊपर आप कंफर्ट ले रहे हो और आपने इस अजर्शन के ऊपर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे। कैसे, मैं एग्जांपल दे लेती हूँ। मान लो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री समझते हो क्या होता है? बिल्कुल, क्या होता है? ये स्टॉक होता है, ठीक है। 2 मेथड से आप इसकी चेकिंग कर रहे हो। मैनेजमेंट कहती है कि मेरे पास ना 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, ये मैनेजमेंट ने असर्शन दी है। आपका ऑडिटर अब क्या कर रहा है? चेक कर रहा है। क्या कर रहा है? चेक कर रहा है कि जो मैनेजमेंट कह रही है कि उसके पास 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है, क्या एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है? कहीं ऐसा तो नहीं झूठ मूठ की इन्वेंट्री कह रही है आपकी मैनेजमेंट और एक्चुअल में ये 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री कहीं पे भी है ही नहीं। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होगा, तो स्टॉक कहीं ना कहीं फिजिकली एग्जिस्ट तो करेगा, किसी गोदाम में कहीं, तो किसी गोदाम में कहीं तो एग्जिस्ट करता होगा, बट एक्चुअल में वो है नहीं। तो आपका ऑडिटर इसके ऊपर जब कंफर्ट लेगा कि क्या सही में 2 ही करोड़ रुपए की इन्वेंट्री है या नहीं है, तो आपका ऑडिटर मान लो एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ये कर रहा है कि वो इंस्पेक्शन कर रहा है। तुम अभी इन टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर मत जाओ, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुनते जाओ, ये सारी चीजें बाद में भी आएंगी, ठीक है। आपका ऑडिटर क्या कर रहा है? इंस्पेक्शन कर रहा है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या? वो कह रहा है मैनेजमेंट को, जाओ यार मुझे रिकॉर्ड्स ला के दो, मैं चेक करना चाहता हूं। तो इंस्पेक्शन एक तरीका है। दूसरा, वो क्या, उसको मान लो कि उसने जो इंस्पेक्शन करी उसको वहां से कुछ रिजल्ट मिले, कुछ भी रिजल्ट मिले उसके, यहाँ पे एक रिजल्ट ये मिल गया। दूसरा, आपका ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ये क्या चीज होती है? जहां इन्वेंट्री पड़ी है वहां पे चले जाओ, फिजिकली चले जाओ, इन्वेंट्री देख लो, काउंट कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि जितनी मैनेजमेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रही है उतना ही फिजिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो जब उसने फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो उसको यहां से भी कुछ रिजल्ट मिले, यहां से भी कुछ रिजल्ट मिले। रिजल्ट नंबर 2, ये रिजल्ट नंबर 1 है। मतलब आपके ऑडिटर ने 2 डिफरेंट टाइप से चेकिंग करी। इन 2 डिफरेंट टाइप से चेकिंग करने को कहते हैं, उसने 2 डिफरेंट टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, दैट इज इंस्पेक्शन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। सेम असर्शन के ऊपर। असर्शन क्या है? वो आपकी इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस को चेक कर रहा है। उसको जो रिजल्ट मिले इन 2 पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर से, वो रिजल्ट क्या थे? वो रिजल्ट उसके डिफरेंट रिजल्ट हैं। वो रिजल्ट क्या है? उसके डिफरेंट रिजल्ट हैं। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करती है। मतलब मान लो एक जगह से जो उसको रिजल्ट मिल रहे हैं वहां पे ऑडिटर कहता है कि यार मैं सेटिस्फाई हूं, जितना मैनेजमेंट कह रही है इंस्पेक्शन करके मुझे लगता है कि उतनी ही इन्वेंट्री है। जब उसने फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो उसको डिफरेंस मिल गया। अब एक जगह पे एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पे तो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दूसरा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पे उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो उस केस में आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहता है कि भाई अब यहां पे तुम्हें अलर्ट हो जाना है कि ऐसा क्यों है कि 2 डिफरेंट टाइप से तुम चेकिंग कर रहे हो तो तुम्हें सेम आइटम के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना, कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को तुम्हारा ऑडिटर इग्नोर नहीं करेगा, यहां पे वो अलर्ट हो जाएगा, अलग टाइप के एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और वो चेकिंग करेगा ताकि ये डेविएशन, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको खत्म किया जा सके। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दूसरा सुनो, आपका जो ऑडिटर है, दूसरा एग्जांपल मान लो चेकिंग कर रहा है, और वहां पे उसको रिलेटेड पार्टी कुछ ट्रांजैक्शन मिली, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी ने अपनी रिलेटेड पार्टी से करी है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको पता है रिलेटेड पार्टी कौन होती हैं। ये आपके, ये मान लो कि आपके घर के लोग हैं, ठीक है। तो मान लो कोई तुमने ट्रांजैक्शन करी है, ट्रांजैक्शन सेल की हो सकती है, परचेज की हो सकती है, कोई भी ट्रांजैक्शन करी है अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ। अब ये जो रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन आपके ऑडिटर को मिली, इनका अमाउंट मान लो 2 लाख रुपए का है, और ये ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाई। तो क्या
सडनली कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन मिल जाए 2 लाख रुपए की जो आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाई, तो क्या आपका जो ऑडिटर है वो आगे बढ़ जाए कि कोई बात नहीं यार, मैनेजमेंट नहीं दिखाई तो मैं आगे चलता हूँ? स्टैंडर्ड कहता है भाई तेरे को अभी तो बताया कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज कर। क्यों आई ये ट्रांजैक्शन, कहाँ से आई, क्या ये रिलेटेड पार्टी है, नहीं है, अगर है तो मैनेजमेंट ने क्यों नहीं दिखाई? क्या इस ट्रांजैक्शन को ना दिखाने का रीजन ये तो नहीं कि आपकी मैनेजमेंट कोई फ्रॉड करना चाहती है, इन 2 लाख के अमाउंट में कोई मैन्युपुलेशन करना चाहती है? ये भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, ठीक है। उसके साथ साथ कई बार ऐसा होगा कि जो भी बातें, जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके स्टैंडर्ड्स लगाएंगे कि तेरे को ऑडिटर ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, आपके ऑडिटर को उनसे ज़्यादा भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या उसको और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं या नहीं करने हैं, वहाँ पे भी वो अपना स्केप्टिसिज्म ही यूज़ करता है, अपनी नॉलेज ही यूज़ करता है, अलर्ट रहता है कि भाई कोई एक सिचुएशन है, उसके अंदर मेरे स्टैंडर्ड ने मुझे बोला कि तुझे ऐसे ऐसे काम करना है, बट क्या मुझे कंफर्ट लेने के लिए इससे ज़्यादा भी काम करना पड़ सकता है? ये क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज़ करना है। अगर मैं तुम्हें आगे यहाँ से बुक में से इस चीज़ को पढ़ाऊँ, ओके, यहाँ पे आगे तुम्हें बुक में से इस चीज़ को बताऊं, देन यू विल सी द सेम थिंग जो मैंने आपको बोली, ठीक है। सुनते जाओ क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड। मैंने तुम्हें यही बताया कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है जो क्या कहता है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है एक क्वेश्चनिंग माइंड। यही बताया मैंने कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब कि तुम्हें क्वेश्चन पूछने हैं, हाउ, व्हाट, वाई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक एटीट्यूड है जिसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड और अलर्ट होना। क्या होता है? अलर्ट होना। किस चीज को लेकर अलर्ट होना? उन कंडीशन को लेकर अलर्ट होना जो आपको इंडिकेशन दे सकती हैं मिस स्टेटमेंट की। उन सिचुएशन को लेकर अलर्ट होना जो इंडिकेशन हो सकती हैं पॉसिबल मिस स्टेटमेंट की, जो मिस स्टेटमेंट एरर से हो सकती हैं या फिर आपकी फ्रॉड से हो सकती हैं। दिस इज योर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये लाइन इसने क्या लिखी है कि जब भी आप ऑडिट कर लेते हो, आपको भी पता है ऑडिट के फ्लो में आपको क्या मिलता है, ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं। तो ऑडिट एविडेंस मिलने के बाद आप क्या काम करते हो, आप उनकी असेसमेंट करते हो। तो उस टाइम पे भी जब तुम असेसमेंट कर रहे होगे तो तुम्हें क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करना है। तुम्हें समझ में आया ऑडिट के फ्लो की रेलिवेंस क्या है? ये मतलब मैं तुम्हें कभी नहीं समझा पाती अगर तुमने ऑडिट का फ्लो नहीं बताया तो, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब हुआ एक ऐसा एटीट्यूड होना जो इंक्लूड करता है क्वेश्चनिंग माइंड और जिसके अंदर इंक्लूड होता है कि तुम्हें अलर्ट रहना है उन कंडीशंस को लेकर जो आपकी इंडिकेशंस हो सकती हैं एरर की और फ्रॉड की। उसके साथ साथ जहां पे तुम्हें क्या करनी पड़ती है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। तो उन सिचुएशन को लेकर अलर्ट रहना, दैट इज नोन एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में? 2-4 एग्जांपल मैं आपको बता के आ चुकी हूं और ये चीज देखो, ये चीज भी तुम्हें लर्न करनी है, ये चीज भी तुम्हें याद करनी है, ये एग्जाम में पूछी जाएगी। क्या आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में? ये एग्जाम्पल तुम्हें याद होनी चाहिए। नंबर 1, मैंने आपको क्या बताया कि कोई ऐसा ऑडिट एविडेंसेस तुम्हें मिल रहा है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अदर ऑडिट एविडेंसेस जो तुमने ऑब्टेन करे हैं। एग्जाम्पल कौन सा बताया मैंने तुम्हें यहाँ पे? तुमने इन्वेंट्री के ऊपर, लिखो साथ में, इन्वेंट्री के ऊपर तुमने एक परफॉर्म किया इंस्पेक्शन, दूसरा परफॉर्म तुमने क्या किया यहाँ पे, फिजिकल वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा तुमने क्या परफॉर्म किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन। और जो तुम्हें इंस्पेक्शन और फिजिकल वेरिफिकेशन से जो रिजल्ट मिले हैं वो रिजल्ट में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। रिजल्ट में कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसको कहते हैं कि तुम्हारे ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करनी है, क्वेश्चन पूछने हैं, अलर्ट हो जाना है कि जब तुम सेम असर्शन के ऊपर 2 डिफरेंट टाइप के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, उनके बीच में डेविएशन क्यों है। दूसरा, information those bring into question the reliability of document and responses to inquiry to be used as audit evidences। इसको सुनो,
इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग क्वेश्चन टू द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्या, कि जब आप सेल्स के वाउचर्स की चेकिंग कर रहे हो तो सडनली एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाता है जो बीच में से फटा हुआ है, कोई वाउचर मिसिंग है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सेल की इन्फॉर्मेशन तुम्हारी मैनेजमेंट ने दी। क्या इस डॉक्यूमेंट, इस वाउचर का प्रेजेंट ना होना तुम्हारी सेल की इंफॉर्मेशन जो तुम्हारी मैनेजमेंट ने दी उसके ऊपर एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है? आंसर इज यस। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी मतलब उसके ऊपर भरोसा किया जाए या भरोसा ना किया जाए, उसके ऊपर एक डाउट अराइज कर देती है, वहां पे भी ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करना है। उसके साथ साथ एंड रिस्पॉन्सेज टू बी इंक्वायरी। अब ये क्या सीन है, मैंने क्या बोला कि तुम्हारा ऑडिटर इंफॉर्मेशन चेक कर रहा था सेल्स की, ठीक है, उसको बीच में जब वो वाउचर्स चेक कर रहा था तो उसको बीच में मिसिंग मिला। तो ये क्या हो रही है, ये आपकी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है दैट इज कास्टिंग अ डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। अब आपके ऑडिटर के दिमाग के अंदर क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है, यहां पे भी उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लाइन क्या लिखी है, आपके ऑडिटर के मन में जब ये डाउट आया तो उसने मैनेजमेंट से क्या करी होगी, इंक्वायरी करी होगी। इंक्वायरी मतलब क्या, उसने मैनेजमेंट से पूछताछ करी होगी, उसने मैनेजमेंट से क्या किया होगा, क्वेश्चन पूछे होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या, एक क्वेश्चनिंग माइंड होना। उसने मैनेजमेंट से पूछा होगा व्हाई दिस वाउचर इज मिसिंग, वेयर दिस वाउचर्स हैव गॉन, कहाँ पे गए ये वाउचर, ये मिसिंग क्यों है, ये सारे क्वेश्चन उसने पूछे होंगे। अब आपकी मैनेजमेंट ने क्या इसको कुछ ना कुछ जवाब भी दिया होगा, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने इसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी दिया होगा। अब जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आया उस केस में भी उसको अलर्ट रहना है कि क्या ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स सही है नहीं है, क्या उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एग्जाम्पल आपके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ही है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन अराइज करती है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, वहां पे भी उसको क्या यूज करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दूसरा, एंड वो रिस्पॉन्सेज जो आपके ऑडिटर ने करे, जो आपके ऑडिटर को मिले फ्रॉम द इंक्वायरीज जो उसने परफॉर्म करी है आपकी मैनेजमेंट से, टू बी यूज्ड एज द ऑडिट एविडेंसेस। ये क्या लिखी है, टू बी यूज्ड एज द ऑडिट एविडेंसेस, इसको सुनो, ये क्या लिखा है। अब ये जो रिस्पॉन्सेज उसको मिले हैं ना, ये रिस्पॉन्सेज का जो भी उसका रिजल्ट होगा, यही रिजल्ट उसका एविडेंस मिलेगा, ऑडिट बनेगा, ऑडिट एविडेंस उसको मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको दो पॉइंट बताए, दो एग्जांपल बताए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जहाँ पे उसको यूज करना है। नंबर वन, अगर कोई उसको ऑडिट एविडेंसेस में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देती है तो उसको अलर्ट हो जाना है कि भाई मैं सेम असर्शन के ऊपर दो डिफरेंट टाइप के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे डिफरेंट रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी उसको इंफॉर्मेशन दिखाई देती है जिस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर उसको डाउट अराइज हो रहा है तो उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करना है। एंड जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं, रिस्पॉन्सेज किसके, जो उसने आपकी मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, उसको जिन रिस्पॉन्सेज को वो अपना ऑडिट एविडेंसेस बनाएगा, उन रिस्पॉन्सेज को जब वो एक्सरसाइज करेगा, उन रिस्पॉन्सेज का जब वो एनालिसिस करेगा, उस टाइम पे भी उसको अलर्ट होना है, राइट। तीसरी चीज, कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो फ्रॉड की इंडिकेशन हो सकती हैं, तो उस टाइम पे भी उसको क्या यूज करना है, अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करना है। इसको समझो, एक सेकेंड, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो फ्रॉड की इंडिकेशन दे रही है, फ्रॉड मतलब कि जहां पे उसको शक है, जहां पे उसको शक है, डाउट है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से उसको इंडिकेशन मिल रही है कि फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड मतलब क्या, मैं बता चुकी हूं, ये आपकी इंटेंशनल मिस्टेक है। इंटेंशनल मिस्टेक मतलब जहां पे मैनेजमेंट ने जानबूझकर झूठी मूठी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जानबूझकर फ्रॉड करने की इंटेंशन से उसने इंफॉर्मेशन लिखी है, उसको कहते हैं फ्रॉड, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल सुनो कैसे। मान लो कि आपका ऑडिटर सेल्स की चेकिंग कर रहा था, ठीक है, उसको मिला 2 करोड़ रुपए का सेल्स। अच्छा, उसने देखा भाई साल में, मतलब जिस साल की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा है उस साल में 2 करोड़ की सेल्स हुई हैं। पिछले साल तक तो कंपनी की 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे सेल होती थी। सडनली 2 करोड़ की सेल कैसे होगी? मतलब बहुत ही अनयूजुअल है ना ये फ्रॉड की इंडिकेशन हो सकती है ना, कि हो सकता है मैनेजमेंट ने जानबूझकर अपनी सेल्स को ज़्यादा दिखाया है। ज़्यादा मतलब उसको इन्फ्लेट करके दिखाया है, बढ़ा के दिखाया है ताकि अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे उसको फ्रॉड की इंडिकेशन आ रही है, वहां पे भी उसको अलर्ट हो जाना है कि क्या ये झूठी मुठी सेल्स तो नहीं है। वहां पे भी उसको क्वेश्चन पूछने हैं, वहां पे भी उसको अलर्ट हो जाना है। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। फोर्थ एग्जाम्पल नहीं, थर्ड एग्जाम्पल। उसके बाद कहता है अगला, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो सजेस्ट करते हैं नीड फॉर द ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। ये भी मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट आपके स्टैंडर्ड्स लगाते हैं, उसके अलावा सिचुएशन ऐसी है कि उसके ऊपर एक सिचुएशन अराइज होती है कि उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, तो भी उसको अपनी स्केप्टिसिज्म को ही यूज करना है, अपने दिमाग को यूज करना है। राइट, तो अगर मैं आपको दोबारा समराइज कराऊं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है क्या और उसके एग्जाम्पल्स बता दो, ये एग्जाम का पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फटाफट मुझे बताओ क्या है। ये सबसे पहले एक आदमी का, मतलब आपके ऑडिटर का एटीट्यूड है। ये एक ट्रेट है, तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक एटीट्यूड है जो इंक्लूड करता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है क्वेश्चनिंग माइंड होना। मतलब तुम्हारे जो ऑडिटर का दिमाग है वो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। राइट, उसके साथ साथ और क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर होता है अलर्ट होना। किन चीज़ों को लेकर उसको अलर्ट होना है, उन सिचुएशंस को लेकर, उन सर्कमस्टांसेस को लेकर जो इंडिकेशन देती हैं, जो एक डाउट अराइज कर सकती हैं कि हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या है, मिस स्टेटमेंट है, जो मिस स्टेटमेंट एरर से हो सकती हैं या जो फिर फ्रॉड से हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऑडिटर के दिमाग में एक डाउट अराइज होता है, जो इस चीज की इंडिकेशन देती है कि एक पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है, उस टाइम पे आपके ऑडिटर को क्वेश्चन पूछने हैं। उसका जो माइंड है वो क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, उसको अलर्ट हो जाना है। इसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करना। एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन कर सकता है, आपको ये याद करने हैं पॉइंट्स। नंबर वन, अगर कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करती है ऑडिट एविडेंसेस में, तो ये पहला पॉइंट है। सेम असर्शन के ऊपर कंफर्ट लेने के लिए उसने 2 डिफरेंट टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे और उसको अगर डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं तो अब वो जागरूक होगा कि वह ऐसा क्यों है। दूसरा, अगर कोई सिचुएशन इंडिकेशन देती है कि फ्रॉड हो सकता है, उस टाइम पे भी उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करना है। तीसरा फटाफट याद करो, एक मैंने बोला कि अगर आपके ऑडिटर को कोई और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़े, एडिशनल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, उस टाइम पे भी उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करना है। चौथा, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी मैनेजमेंट की दी हुई इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट अराइज कर रही है। क्या अराइज कर रही है, डाउट अराइज कर रही है, और जो आपकी मैनेजमेंट से आपके ऑडिटर ने रिस्पॉन्सेज करे, जो आपकी मैनेजमेंट से आपके ऑडिटर ने इंक्वायरी करी, उन इंक्वायरी के रिस्पॉन्सेज भी आपके ऑडिटर के मन में डाउट अराइज कर रही हैं, तो उस टाइम पे भी उसने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करना है। राइट, तो ये आपको एग्जांपल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, चारों के चारों। ये आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पॉइंट हुआ। समझ में आया? आपका ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा वो कैसा एटीट्यूड रखेगा, वो रखेगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड। क्यों करेगा वो ऐसा, क्यों करेगा वो ऐसा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि क्यों, वाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको ऐसा ऑडिटर ही क्यों बनना है कि जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन कर रहा है। नंबर 1, ताकि आप अनयूजुअल, कैसे, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को ओवरलुक ना करो, ओवरलुक ना करो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अभी आपको क्या बोला, हर साल आपकी कंपनी की सेल कैसी होती थी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सडनली 20 करोड़ की सेल, 2 करोड़ की सेल, ये कैसे हो गया। तो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है। अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज नहीं करती हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं देखूंगी अच्छा मेरी मैनेजमेंट ने मुझे वाउचर्स दिए हैं, मैं सेटिस्फाइड हूं, 20 करोड़ की सेल हुई है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कल तक इसकी 2 लाख की सेल होती थी, पिछले साल 2 लाख की थी, उससे पहले 1 लाख की थी, ये उसकी रेंज है सेल की, सडनली 20 करोड़ की सेल होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरे सामने वाउचर दिखाई दे रहे हैं, मैं सेटिस्फाइड हूं। ये तुम्हारा एक ऐसा ऑडिटर होगा जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज नहीं करता है। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को यूज करती हूं, ये एक अनयूजुअल सर्कमस्टांस है, मैं यहां पे अलर्ट हो जाऊंगी कि ये क्यों हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट कहता है तुम्हें क्यों यूज करनी है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ताकि जो तुम्हारी अनयूजुअल सिचुएशंस है, अनयूजुअल सर्कमस्टांस है, तुम उनको ओवरलुक ना कर दो, उनको इग्नोर ना कर दो, इस वजह से करनी है, इस वजह से तुम्हें एक्सरसाइज करनी है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दूसरा रीजन, मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि आपके ऑडिटर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अगर मिले जिस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर कोई डाउट अराइज हो रहा है, उस टाइम पे उसको क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करनी है। फिर मैंने बोला कि इसके रिलेशन में आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, उस इंक्वायरी के जो भी रिस्पॉन्सेज होंगे, उन रिस्पॉन्सेज का जब वो एनालिसिस करेगा, उस टाइम पे भी उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही यूज करनी है। तो आपका ऑडिटर इन रिस्पॉन्सेज का जब एनालिसिस करेगा, हर एक एनालिसिस को वो जनरलाइज ना कर दे। जनरलाइज मतलब क्या, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस ना दे, जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, वो जनरलाइज ना कर दे हर एक सिचुएशन को, इस वजह से भी उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करनी है। तीसरा, जो वो कंक्लूजन पहुंचेगा, जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचेगा, मतलब मैंने आपको ऑडिट का फ्लो कराया था ना, बताओ क्या था कि आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करता है, फिर वो देखता है कि क्या ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं या नहीं, इनको बेस बनाकर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो ये जब वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा ना, जब वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा ना यहाँ पे, तो उस टाइम पे वो उन कंक्लूजन से आपकी जनरलाइज ना कर दे हर एक कंक्लूजन को। मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो भी आपके उसके रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, उन रिस्पॉन्सेज से उसको क्या मिलेंगे, ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे, वो ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट है या नहीं, उस टाइम पे वो एनालिसिस करेगा, उन एनालिसिस के बेसिस पे वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा, उस कंक्लूजन को जो वो ड्रॉ कर रहा होगा तो वो उनको जनरलाइज ना कर दे, हर एक चीज को एक ही जैसा ना समझे, इसलिए भी उसको अपना दिमाग यूज करना है, उसको अपना क्वेश्चनिंग माइंड यूज करना है, राइट। उसके साथ साथ आपका जो ऑडिटर होता है, आपका जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, आपका ऑडिटर करता है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। ये बात तो आपको भी पता है ना, ये बात तो मुझे भी पता है कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। और मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर किस टाइप के ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये उसका प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, मतलब ये उसका खुद का समझ का मैटर है। कोई उसको ये नहीं कहता कि तुझे इस सिचुएशन में यही काम करना है, उसकी अपनी जजमेंट है, उसकी अपनी नॉलेज है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसका अपनी एक्सपर्टीज है, उसको ध्यान में रखते हुए वो ये डिसाइड करता है कि मुझे किस सिचुएशन में कौन सा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, क्या उसका नेचर होगा, किस टाइम पे वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है और किस एक्सटेंट तक मुझे चेकिंग करनी है। तो जिस टाइम पे वो ये डिसाइड कर रहा होगा कि नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या होगा ऑडिट प्रोसीजर्स का, उस टाइम पे वो गलत अजम्पशंस ना ले ले, गलत अजम्पशंस ना ले ले। गलत अजम्पशंस मतलब कहीं गलतियां हैं बट उसने ऐसा समझ लिया कि गलतियां नहीं हैं और उस हिसाब से उसने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बना लिए।
मतलब आपको दो टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और दूसरे आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये मैंने आपको आपकी फाउंडेशन क्लास में बताया था। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जब आपका ऑडिटर परफॉर्म करता है तो वो रिस्क ढूंढता है कि आपकी एंटिटी के किस एरिया में गलती होने का रिस्क कितना है, गलती होने का रिस्क कितना है। तो जब वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे उसको अजम्पशन लेनी है ना कि उसको रिस्क को ढूंढना है, और जो वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा वो उस टाइम पे वो अजम्पशन लेगा कि कहाँ पे कितना रिस्क है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे। तो वो गलत अजम्पशन ना ले उस टाइम पे भी उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो पहले, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि वाई मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट दी ऑडिट इज नेसेसरी। ऑडिट के हर एक स्टेप के ऊपर तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्यों मेंटेन करना है, तुम्हें अलर्ट क्यों रहना है, 3 रीजंस की वजह से। कौन कौन से? नंबर 1, ताकि तुम अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस को ओवरलुक ना कर दो। हर साल 2 लाख की सेल होती थी, सडनली 20 करोड़ की सेल्स क्यों होगी? यहां पे इस सिचुएशन को तुम इग्नोर ना कर दो, इस वजह से तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करना है। दूसरा, ओवर जनरलाइज ना करो, हर एक सिचुएशन को एक जैसा ना लो। जब तुम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होगे अपनी ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी तुम्हारे ऑडिट एविडेंसेस हैं जो तुम्हें मिले उसको बेस बनाकर तुम क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। उन कंक्लूजन को बनाते वक्त तुम हर एक चीज को जनरलाइज ना करो। जो चीज, जो एविडेंस जितनी इंपॉर्टेंस डिजर्व करता है उसको उतनी इंपॉर्टेंस दी जाए, इसलिए भी तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करते हो। तीसरा, जब तुम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई डिसाइड कर रहे होगे उस टाइम पे तुम इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ना लो, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन ना लो, इस टाइम पे भी तुम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करते हो। तो ये वो रीजंस है जिसकी वजह से तुम्हें क्या यूज करनी है, यू हैव टू यूज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अंडरस्टूड? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। समझ में आया? अब ये चीज से आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, एक्सेप्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, एसए नंबर 210, थोड़ा सा आपका एसक्यूसी 1 का पोर्शन और आपका एसए नंबर 220 जो अभी आपके इस चैप्टर के डिस्कशन में पेंडिंग है। राइट, अब जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे आपका पहला स्टैंडर्ड, और जिस स्टैंडर्ड का नंबर है एसए नंबर 210। सबसे पहला स्टैंडर्ड कौन सा? एसए नंबर 210। अब यहां से तुम मेरे साथ बोलना शुरू कर सकते हो, एसए नंबर कौन सा? 210। और एसए का नाम क्या? अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आज की क्लास में इसको समझेंगे, कल की क्लास में इसकी रीडिंग करेंगे। आज हम इस शीट पे काटा पीटी करेंगे, हम आपको चीज़ें समझाएंगे, कल इसकी रीडिंग करेंगे। फिर कल क्लास की बिगिनिंग में जो आपका इंडिपेंडेंस है उसका हम चार्ट डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको याद हो गया होगा, ठीक है, हम लेटर ऑन ही कर लेंगे, जब आपका हम पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम चार्ट की रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ऑल्दो मैं आपको रिवाइज कराती ही हूँ एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि अभी तक आपको पता है कि एथिक्स क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स के प्रिंसिपल क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्या है। ये 4 क्वेश्चन बनते हो, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नंबर 210, ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट। सिर्फ डिस्कस करना है, रीडिंग नहीं करनी, ध्यान से सुनते जाओ। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? स्टैंडर्ड मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड का नाम है अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट की स्टेज कौन सी है? अभी तक तो रट चुकी है, ऑडिट की 0 स्टेज है। मतलब अभी आपके पास क्लाइंट आया है, रिलायंस कंपनी आई है और कहती है प्लीज मेरी ऑडिट कर दो ना। रिलायंस कंपनी कह रही प्लीज मेरी ऑडिट कर दो ना। आप ऑडिट को हाँ बोलो, ना बोलो, क्या बोलोगे, ये आपको ये स्टैंडर्ड बताता है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसे नहीं कि आपके पास रिलायंस कंपनी आ गई और आपने ऐसे लपक के ऑडिट पकड़ ली, नहीं, आपको पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपने सबसे पहले ऊपर देख ली कि आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखनी है, उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो हमको इस स्टैंडर्ड में सीखना है। अगर वो चीज़ें प्रेजेंट है ना
जो आपका इंस्टीट्यूट आपको कहता है कि ऑडिट को हाँ बोलने से पहले आपको देखनी है, तो ही आप ऑडिट को हाँ बोलोगे, अदरवाइज आप ऑडिट को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे आप एक्सेप्टेंस। ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि हाँ जो कंडीशन ये स्टैंडर्ड हमें बोलता है चेक करने को, वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट है, तो आप हाँ कैसे बोलोगे, उसके टर्म्स क्या होंगे, ये भी आपको आपका स्टैंडर्ड ही बताता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड का नाम एक बार दोबारा से पढ़ दो कि क्या है। स्टैंडर्ड का नाम है अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अग्रीइंग का मतलब क्या कि आप हाँ बोल रहे हो। अग्रीइंग मतलब आप अग्री कर रहे हो। आप मतलब क्या, ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों एक अग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं, अग्री कर रही हैं किन चीजों को, टर्म्स मतलब कि ये जो इंगेजमेंट आ रही है, ये जो ऑडिट का काम है, ये जो ऑडिट इंगेजमेंट है, उसको आपको किस टर्म्स और किस कंडीशन पे करना है। राइट। तो इस स्टैंडर्ड में आपको क्या सीखना है, नंबर 1, जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा, उस क्लाइंट को हाँ बोलने से पहले, हाँ बोलने को ऑडिट में बोला जाएगा, उस क्लाइंट को एक्सेप्टेंस देने से पहले, अगर ये क्लाइंट तुम्हारे लिए नया क्लाइंट है तो उसको तुम एक्सेप्टेंस दोगे। रिलायंस कंपनी तुम्हारे पास पहली बार अपनी ऑडिट कराने आया है, इस क्लाइंट का तुमने पहले कोई भी काम नहीं किया, ना ऑडिट ना कोई और काम, तो उस टाइम पे क्या तुम्हें इसको एक्सेप्टेंस देनी है, इसके काम को हाँ बोलनी है या नहीं बोलनी है। उस टाइम पे ऐसे नंबर 210 मतलब ये स्टैंडर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तुम्हें कुछ कंडीशन बोलता है, और इन कंडीशन को बोला जाता है प्री कंडीशंस। क्या, प्री कंडीशन टू एन ऑडिट, प्री कंडीशन टू एन ऑडिट एंगेजमेंट। प्री कंडीशन क्यों, क्योंकि ये ऑडिट को हाँ बोलने से पहले ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है तो ही तुम इस क्लाइंट को हाँ बोल सकते हो, इस क्लाइंट को एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अगर नहीं प्रेजेंट है तो स्टैंडर्ड साफ साफ कहता है कोई जरूरत नहीं है, ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट करने की कोई नीड नहीं है। दूसरा, अगर ये कोई तुम्हारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, मतलब हो सकता है कि तुमने पहले भी रिलायंस कंपनी का काम किया हो, वो ऑडिट का काम हो सकता है या कोई और अलग टाइप का काम हो सकता है। अगर तुम्हारा ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो क्या तुम्हें इस एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इस चीज के लिए भी ऐसे नंबर 210 तुम्हें बताता है कि तुम पहले प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट देख लेना। ठीक है। तो इसमें तुम दो वर्ड यूज करोगे, नंबर 1 एक्सेप्टेंस ऑफ एन एंगेजमेंट और कॉन्टिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप। मतलब अगर तुम पहली बार हामी भर रहे हो किसी क्लाइंट के काम करने को, या फिर तुम्हारा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उस क्लाइंट के साथ, क्या तुम्हें उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। स्टैंडर्ड तुम्हें कुछ बातें बताएगा, कुछ कंडीशन बताएगा। अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो तुम कंटिन्यू करोगे, हाँ बोलोगे, नहीं तो हाँ नहीं बोलोगे। ठीक है। अब बता ही दो मैम कि वो कौन सी कंडीशन है, क्योंकि रिलायंस कंपनी बिल्कुल हमारे दरवाजे पे खड़ा है, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमें उसको हाँ बोलना ही बोलना है। तो बताओ वो कौन सी कंडीशन है जो हमें देखनी है। पहली बात, इन कंडीशन को बोला क्या जाता है, मैंने आपको अभी बताया, ध्यान से सुन रहे होगे तो बता पाओगे। क्या बोला जाता है, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या ये कंडीशंस प्रेजेंट हैं या नहीं, इन कंडीशंस को आपके ऑडिटर को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है। क्या है ये कंडीशन, एक कंडीशन मैं आपको बता भी चुकी हूं, कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी। नंबर 1, इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं इन कंडीशंस को बता ही चुकी हूँ फ्लो में, बट मतलब जो हमने ऑडिट का फ्लो किया था, बट अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आपको याद आएगी, एक कंडीशन तो आपको याद आएगी ही आएगी। नंबर 1, जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज कर मेरा क्लाइंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। नंबर 1 क्या देखोगे, वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क used by the client in the preparation of the financial statement, preparation of financial statement,
क्या वो एक्सेप्टेबल है? सबसे पहले तुम ये देखोगे, सबसे पहले तुम ये देखोगे प्री कंडीशन में, राइट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब तुम्हारे एएस, इंड एस, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट जो भी एंटिटी के ऊपर लगता है, जिस फ्रेमवर्क को यूज करके तुम्हारी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इस चीज को तुम्हारे ऑडिटर को सबसे पहले डिटरमाइन करना है। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अगर तुम इंडिया में हो और अगर यूएस गैप लगाकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है उस केस में तुम्हें इस एंगेजमेंट को हाँ नहीं बोलनी है। और अगर तुम्हारा जवाब इस चीज का हाँ है कि जो भी क्लाइंट मेरे पास आ रहा है और जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है वो एक्सेप्टेबल है, यस वो एक्सेप्टेबल है, उसके बाद इंस्टीट्यूट कहता है तुम मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताना, मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताना, मैनेजमेंट को बताना कि मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, मैनेजमेंट को बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के तुम दोगे, हमें चेकिंग करनी है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स लगाना। इस चीज को भी तुम एडवांस में ही मैनेजमेंट के साथ डिसाइड कर लोगे, मतलब कि भाई मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तुम्हें इस चीज को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट सोच रही है कि तुम ही उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो कि आपने रिलायंस कंपनी का फोन आया कि आप मेरी ऑडिट कर दोगे, आपने बोला हाँ हम कर देंगे ऑडिट, तो रिलायंस कंपनी ने बोला ठीक है हम तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तुम चेक करो। अब रिलायंस कंपनी ने ये नहीं बोला कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहे हैं, रिलायंस कंपनी ने क्या बोला, हम आपकी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तुमने हाँ बोल दी कि हाँ ठीक है भेज दो, तुमने एक्सेप्टेंस दे दी। क्या रिलायंस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी? नहीं, रिलायंस कंपनी ने वाउचर भेज दिए। रिलायंस कंपनी कहती बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करो चेकिंग। तो ये पॉइंट कहता है कि तुम डिटरमाइन कर लो पहले ही कि भाई मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें बना के देनी है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि इंटरनल कंट्रोल्स उन्हें लगा के देने हैं, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि जब भी तुम ऑडिट करोगे तो तुम्हें मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारी मैनेजमेंट तुमसे पूछेगी, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारी मैनेजमेंट तुमसे पूछेगी, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगी, जो भी रिकॉर्ड्स तुम्हारी मैनेजमेंट तुमसे मांगेगी, वो इंफॉर्मेशन तुम्हें मैनेजमेंट को देनी है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर उसको कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मैनेजमेंट को ऑडिटर को देनी पड़ेगी। इस चीज को तुम एडवांस में ही डिटरमाइन कर लो कि मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है, मैनेजमेंट को पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मांगेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मांगेगा टू द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होंगे, जब ऑडिटर ऑडिट करेगा उस टाइम पे आपका ऑडिटर इन लोगों से बातचीत भी करना चाहेगा, इंक्वायरी करना चाहेगा, तो मैनेजमेंट को पता है कि मुझे इन लोगों को एक्सेस भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ऑडिटर कह रहा है कि मुझे आपके एम्प्लॉय से बात करनी है और आप कह रहे हो कि नहीं आप एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले से एडवांस में डिटरमाइन कर लो कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है। सबसे पहले क्या, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, ऑडिटर ये चीज को डिसाइड करेगा, इस चीज को वो डिटरमाइन करेगा। अगर उसको लगता है एक्सेप्टेबल है, दूसरा वो इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बना के देनी है, इंटरनल कंट्रोल उसको लगाने हैं, इंफॉर्मेशन उसको देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी ऑडिटर उससे मांगेगा उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। उसके साथ साथ अगर ऑडिटर आपकी कंपनी में किसी से बातचीत करना चाहेगा आपके एम्प्लॉइज को, तो आपके ऑडिटर को मैनेजमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी प्रोवाइड करेगी। तो मैनेजमेंट ये चीजों को समझती है, आपका ऑडिटर इस चीज को भी डिटरमाइन कर लेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो हम कहते हैं प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट इज प्रेजेंट, प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट इज प्रेजेंट। तो ऐसे कहता है कि ठीक है अब ऑडिट की प्री कंडीशन प्रेजेंट है, इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस देने से पहले एक ना आपकी मैनेजमेंट और आपके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग?
कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो चीज़ों को तुम जैसे समझ रहे हो मैनेजमेंट भी उन चीज़ों को वैसे ही समझती है। ऐसा नहीं है तुम समझ रहे हो साउथ और मैनेजमेंट को सुनाई देता है नॉर्थ। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे टर्म्स होंगे उन टर्म्स की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी। जिस भी टर्म्स पे तुम ऑडिट करोगे मैनेजमेंट और तुम्हारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी और तुम्हें इस अंडरस्टैंडिंग की कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपकी मैनेजमेंट को। कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपकी मैनेजमेंट को। कम्युनिकेशन तुम कैसे करोगे? एक रिटर्न लेटर के थ्रू करोगे। एक रिटर्न लेटर बनेगा जिसको अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो तुम इसको एग्रीमेंट कह सकते हो। तो एक रिटर्न लेटर बनेगा, उसके थ्रू तुम मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन करोगे, हाँ बोलोगे कि हाँ मैं तेरी ऑडिट करूंगा। जब तुम ये डिसाइड कर चुके हो, ये डिटरमाइन कर चुके हो कि ऑडिट की प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, इस रिटर्न लेटर को कहा जाता है इंगेजमेंट लेटर। ठीक है, इस इंगेजमेंट लेटर के अंदर होता क्या है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा टॉपिक, इंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या होता है? तो इंगेजमेंट लेटर के अंदर होता है आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट को उस एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखा जाता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करनी है, मुझे ओपिनियन देना है। यहाँ पे ऑडिट का स्कोप भी लिखा जाता है, किन टर्म्स के बेसिस पे ऑडिट होगी ये लिखा जाता है। इनफैक्ट जितने भी आपके ऑडिट के टर्म्स हैं सारे के सारे इंगेजमेंट लेटर के अंदर ही लिखे जाते हैं। फी क्या होगी ये भी लिखा जाता है। मतलब जो भी आपके टर्म्स हैं, जिन टर्म्स के बेसिस पे तुम काम करोगे, जिस लेटर के अंदर वो सारे टर्म्स लिखे जाएंगे, जिस लेटर के थ्रू तुम्हारा ऑडिटर एक्सेप्टेंस देगा, उसको कहते हैं इंगेजमेंट लेटर। ठीक है, ये एक टॉपिक आपको इस स्टैंडर्ड में पढ़ना है। अभी तक दो चीज़ें आपने पढ़ी कि जैसे कोई क्लाइंट आएगा तो आपको लपक के ऑडिट नहीं करनी है, उसकी पहले प्री कंडीशन देखनी है। उन प्री कंडीशन को जब आप देखोगे तो आपको ये देखना है, नंबर 1 कि क्या जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके आपकी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रही है क्या वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा, क्या आपको ये डिटरमाइन करना है मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, इंटरनल कंट्रोल लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। आपके ऑडिटर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए होगी आपके ऑडिटर को आपके एम्प्लॉयज की, तो उसको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैनेजमेंट की है। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो स्टैंडर्ड कहता है तुम हाँ बोल सकते हो। हाँ कैसे बोलोगे? इंगेजमेंट लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस दोगे। इंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं लिखी हुई, टर्म्स होते हैं ऑडिट के कि किस टर्म्स पे तुम्हें ऑडिट करनी है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होती है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे होती है, ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें आएंगी, फी क्या होगी, ये सारी चीजें आपके उस एंगेजमेंट लेटर के अंदर होती है। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी आपके टर्म्स है ऑडिट एंगेजमेंट के, उसकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। राइट, एक और कंसेप्ट जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखना है वो है कंसेप्ट रिकरिंग ऑडिट का। जब मैं आपको स्टैंडर्ड के अंदर लेकर जाऊंगी तब आपको सारी चीजें कनेक्ट होती दिखाई देंगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं और इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। रिकरिंग ऑडिट का क्या आपका कंसेप्ट है? अब मेरी बात सुनो, कल इसके आगे रीडिंग करेंगे, दोबारा से डिस्कस करेंगे और ये स्टैंडर्ड तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। रिकरिंग ऑडिट का मतलब क्या है? बार बार। रिकरिंग का मतलब होता क्या है? बार बार। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, मतलब पिछली बार भी आप ही ऑडिटर थे। पिछली बार मतलब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर भी आपने ही ऑडिट करी थी और इस साल भी आप ही ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो पिछली बार जब आपने ऑडिट करी उस टाइम पे आपने इसको हाँ बोली होगी ना इंगेजमेंट लेटर के थ्रू, हाँ बोली होगी ऑब्वियसली। मैंने अभी अभी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट देखी, तो जब आपने इसको येस बोला, इंगेजमेंट लेटर आपने इसको इशू किया, तो क्या इस साल दिस ईयर जब इस साल भी मैं ही ऑडिट कर रहा हूँ, मतलब मान लो ये रिलायंस कंपनी के ऑडिटर तुम ही थे। तुम कौन हो? मेसर्स एक्स वाई एंड कंपनी। तुम एक ऑडिट फर्म हो, तुमने ही रिलायंस कंपनी की पिछले साल ऑडिट करी थी, इस साल भी रिलायंस कंपनी की ऑडिट तुम ही कर रहे हो। पिछले साल तुमने इसको एक इंगेजमेंट लेटर दिया था, तुमने हाँ बोली थी, एक्सेप्टेंस दी थी थ्रू इंगेजमेंट लेटर, तो इस साल भी क्या तुम ही इसको एक नया इंगेजमेंट लेटर देना है या नहीं देना है? क्या इसको एक नया इंगेजमेंट लेटर देना है या नहीं देना है?
तो ऐसे कहता है, देखो हम भी समझते हैं कि एवरी ईयर तुम एक नया एंगेजमेंट लेटर नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। जब तुम्हें पहले से पता है कि तुमने कैसे कैसे किस किस टर्म्स पे अपनी एंगेजमेंट को करना है, तो हर साल तुम नए टर्म्स बनाओ, ये स्टुपिडिटी होगी। तो आपको नहीं इशू करना है हर साल एक नया एंगेजमेंट लेटर। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, कैसी कंडीशन, जहां पे तुम्हें लगता है कि मैनेजमेंट को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब भाई आपकी मैनेजमेंट भूल चुकी है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और तुम्हें उसको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना है। हो सकता है आपकी मैनेजमेंट ही चेंज होगी हो ना, तो उस केस में तुम्हें नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा, या आप अपने एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट लेटर के टर्म्स को रिवाइज कर सकते हो। या फिर और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पे तुम्हें अपनी टर्म्स को रिवाइज करना पड़ता है, नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपका जो स्कोप है ऑडिट का वो चेंज हो गया है, स्कोप ऑफ ऑडिट हैज़ बीन चेंज्ड। इसका मतलब क्या, पहले आपकी रिलायंस कंपनी की 2 यूनिट की ऑडिट करते थे, आप अभी तीसरी यूनिट की भी आप ही करोगे। तो इस बात को लिखे गए कहाँ पे, मतलब पहले तो जो आपने एंगेजमेंट लेटर लिखा उसके अंदर आपने जो स्कोप लिखा, उस स्कोप में तुमने क्या लिखा कि मुझे 2 यूनिट की ऑडिट करनी है, अब तीसरी यूनिट की भी ऑडिट तुम ही करोगे। इसको तुम स्कोप को कहाँ डिफाइन करोगे, एंगेजमेंट लेटर में। तो उस केस में तुम्हें अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करने का जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला, आप सबसे पहले जब ऑडिट की एक्सेप्टेंस देते हो तो तुम ये डिसाइड करते हो कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इंटरनल कंट्रोल्स लगानी है एंड सो ऑन। अगर ये जो मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट ही चेंज हो जाए तो फिर तो नई मैनेजमेंट आएगी तो तुम्हें नए टर्म्स मैनेजमेंट को बताने पड़ेंगे। उस केस में भी तुम्हें एक नया लेटर इशू करना पड़ सकता है, राइट। और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हम आपके स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, जहां पे आपको रिवाइज भी करना पड़ सकता है अपने एंगेजमेंट लेटर को, अगर ये रिकरिंग ऑडिट का केस है तो। ये चीज़ एक आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ये एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये क्लास यहाँ पे एंड हो जाएगी और इसका एस्से का ओवरव्यू भी एंड हो जाएगा। उसके बाद हम स्टैंडर्ड की डिस्कशन में चलेंगे अंदर, ठीक है। ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लो आपके पास क्लाइंट आया, आपके पास क्लाइंट आया, रिलायंस कंपनी आई, मेरी ऑडिट कर दो, मेरी ऑडिट कर दो ना, ठीक है। आपको पता है कि अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी है, कैसी है सिचुएशन, ऐसी है कि आपको अल्टीमेटली पता है कि ऑडिट करने के बाद आप एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। ये क्या बात बोल रहे हो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन बताए थे ग्लोसरी की क्लास में कि कई बार ऐसा होगा कि आपका ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको पहले से ही पता होगा, या कई बार आपकी मैनेजमेंट उसके स्कोप को लिमिट करने की कोशिश करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती है, जिस केस में वो आपका ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाता। तो आपका इंस्टीट्यूट कहता है, आपका क्लाइंट आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है यार मेरी ऑडिट कर दो, ठीक है। लेकिन आपको वो एक बात और बोल रहा है कि देखो ऐसा करना तुम ना प्लीज़, सेल्स को रहने ही देना, सेल्स के ऊपर तुम चेकिंग मत करना, ठीक है। तो तुम्हें जब पहले से पता है कि तुम सेल्स की चेकिंग कर ही नहीं पाओगे, इस एरिया के ऊपर तुम कंफर्ट ले ही नहीं पाओगे, और हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो अपना ओपिनियन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देना है। अगर तुम इस एरिया के ऊपर ऑडिट ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें पता है कि तुम एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। अल्टीमेटली अगर तुम एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन कर पाओगे तो या तो तुम डिस्क्लेमर ही इशू करोगे ना, ये मैंने टाइप ऑफ ओपिनियन बताया था तुम्हें, डिस्क्लेमर, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो तुम जब ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाते उस टाइम पे ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इशू करता है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें डिस्क्लेमर ही इशू करना है, उस केस में तुम ऐसी ऑडिट को एक्सेप्टेंस ही मत दो, मत दो, ऐसी ऑडिट को हाँ ही मत बोलो। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि तुम एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाओगे, तुम ऑडिट ही नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें हाँ भी नहीं भरनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस स्टैंडर्ड में आएंगी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट्स एंड अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड ओके एक्सेप्टेंस, एंड वन विल बी दी
कोर्स ऑफ रिकरिंग ऑडिट एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। मैं सिर्फ ओवरव्यू ले रही थी कि क्या मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं करी, ठीक है। एक और चीज़ जाते जाते, हर एक स्टैंडर्ड का ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ड्राफ्टिंग मतलब इंस्टीट्यूट ने कैसे ड्राफ्ट किया है। सबसे पहले उस स्टैंडर्ड का स्कोप होता है कि उसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फिर वो स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे उस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब आपके ऑडिटर को अगर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उसको किन किन रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कोप आपको पता होना चाहिए, रीड करना है हमेशा। ऑब्जेक्टिव आपको लर्न होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स आपको लर्न होनी चाहिए। इस रिक्वायरमेंट के अंदर दो टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। एक आपको ये रिक्वायरमेंट ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर बताएगा, ठीक है। दूसरा आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन बताएगा, मतलब एग्जाम्पल्स यहाँ पे होंगे। तो यही कुछ चीज़ें आपके स्टैंडर्ड में होती हैं, हर एक स्टैंडर्ड में यही चीज़ें होंगी। क्वेश्चन मोस्टली रिक्वायरमेंट से पूछा जाता है इस पोर्शन से, जहाँ पे आपको ऑडिट प्रोसीजर्स बताने पड़ते हैं और एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ स्कोप हमेशा आपको रीड करना है, याद नहीं करना। जहाँ पे याद करना होगा मैं बता दूंगी। ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको इसलिए याद होनी चाहिए, जब भी कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप कैसे क्वेश्चन को शुरू करते हो। आप क्वेश्चन को शुरू करते हो ऐसे, एज पर ऐसे नंबर, फॉर एग्जाम्पल 210, पहले आप ऐसे का नंबर लिखोगे, यहाँ पे फिर आप ऐसे का नाम लिखोगे, अग्रिंग टू दी टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को शुरू करते हो, ठीक है। उसके बाद आप ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखते हो, हमेशा आपको लिखना है, आपको ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो इस वजह से ये आपकी स्टैंडर्ड की स्टार्टिंग क्वेश्चन की ऐसे होगी। इस वजह से आपको नंबर याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड का नाम याद होना चाहिए, ऑडिटर का उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस स्टैंडर्ड की कौन से रिक्वायरमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे उस रिक्वायरमेंट को लिखना है। फिर आपका ऐसे क्वेश्चन बनेगा। कैसे आपको लिखना है ये मैं आपको बता दूंगी, बट मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि ये आपके मेजर 4 पोर्शन होते हैं जिस वे से स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है। ओके, कल आके स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास, वॉचिंग दिस क्लास, लाइक दिस वीडियो इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब। अगर आप नॉर्मली देख रहे हो तो आप अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तुम्हें कोई डाउट आ रहे हैं क्लासेस में, आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। रिवाइज करना मत भूलना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट। अदरवाइज ये ब्लैंक होता जाएगा, जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हारे इस दिमाग से चीज़ें वैनिश होती जाएंगी। तुम्हें रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे बाद में, कोई उसका इशू नहीं है, बट तुम इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। अभी तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रिवाइज कराती रहूँ और आपको चीज़ें याद आती रहे, बट फिर भी अगले क्लास में जब आप खुद से आओगे तो आप रिवाइज करके आना, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास and watching this class. See you in another class. Bye bye.